हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा टॉर्क क्या होता है। व्हाट इज टॉर्क? ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? देखिए, टॉर्क बिल्कुल फोर्स के जैसा रोल प्ले करता है। फोर्स क्या करता है? बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर देता है। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना। यानी कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है फोर्स की? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए हमने m मास वाली बॉडी पे a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उस पर फोर्स कितना लगाना होगा? F। इसी प्रकार टॉर्क भी रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। अब देखिए, रोटेशनल मोशन में हमें बॉडी को रोटेट करवाना है, बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाना है, तो सिर्फ फोर्स लगाने से काम नहीं चलता है। हमें ये देखना होता है कि बॉडी में अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है, मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन करवाना है, तो कितना फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इसमें मान लीजिए हमें अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, तो हमें ये देखना होगा कि कितना फोर्स लगाना है F, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे लगाना है। तो मान लीजिए अगर हमने इस बॉडी पे F फोर्स लगाए एक्सिस ऑफ रोटेशन से R डिस्टेंस पे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? RF या FR। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। बट हमें टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में डिराइव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सभी पार्टिकल पे कितना टॉर्क लग रहा है वह निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनानी होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखना होगा कि मान लीजिए एक बॉडी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस with uniform angular acceleration अल्फा। अब एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, एक रफ सी डायग्राम। ये मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और इस पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट हो रही है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या लिखेंगे हम? सेकेंड पॉइंट, लेट बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उन पार्टिकल्स के कुछ मास होंगे, तो हम मान लेते हैं उनके मास होंगे m1, m2, m3 ऐसे। हैविंग मासेस m1, m2 dash 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 mn, situated at distances R1, R2 dash 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 Rn respectively from axis of rotation। तो ये पार्टिकल्स को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल होगा, इसका मास होगा m1 और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 डिस्टेंस पे होगा। सेकेंड पार्टिकल होगा इधर m2, यह R2 डिस्टेंस पे होगा। ये थर्ड पार्टिकल समझ लीजिए, इसका मास होगा m3 और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से R3 डिस्टेंस पे होगा। ऐसे करते करते 4th, 5th और nth तक ये होगा nth पार्टिकल जिसका मास होगा mn
और एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर एन डिस्टेंस होगा। अब देखिए एक चीज याद रखना कि जब बॉडी रोटेट होगी तो उसके सारे जो पार्टिकल हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। अब जब वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो सबकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, सबका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वह सेम होगा, बट लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, क्या बताया था कि जब बॉडी रोटेट होती है तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। अब देखिए हमें पता है अगर लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी तो अगर चेंज आएगा तो सब में डिफरेंट डिफरेंट चेंज आएगा लीनियर वेलोसिटी में। तो डिफरेंट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी में चेंज मतलब सबका डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। अब सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो सभी पार्टिकल में एंगुलर वेलोसिटी में एक जैसा चेंज आएगा, तो सभी पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक जैसा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जब बॉडी रोटेट होगी तो सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट होगा व्हेन बॉडी रोटेट्स comma all the particles of a body performs circular motion with same angular acceleration alpha but different linear acceleration a। अब देखिए सबका लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। फर्स्ट वाले का मान लीजिए a1 होगा, सेकेंड वाले का a2 होगा, थर्ड वाले का a3 होगा और nth वाले का an होगा और सबका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो हम फर्स्ट वाले पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन निकालते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में मैंने आपको रिलेशन बताया था जब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के एनालॉगस बताया था तब। तो लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 इज इक्वल्स टू r1 अल्फा। अब लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी निकाल लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखना, फोर्स एक्टिंग on first particle is। फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, F1 इक्वल्स टू m1 a1। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन, इसलिए फर्स्ट पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, m1 इंटू a1 के बराबर। बट a1 की वैल्यू कितनी है, r1 अल्फा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m1 r1 अल्फा। अब फोर्स निकल गया तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू एफ होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज। तो फर्स्ट पार्टिकल पे टॉर्क लगेगा τ1 और इसका फॉर्मूला होगा r1 f1। r1 f1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, m1 r1 अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, m1 r1 अल्फा। तो τ1 कितना होगा, देखिए m1 r1 इंटू r1 हो जाएगा r1 स्क्वायर और ये रहा अल्फा। अब देखिए फर्स्ट पार्टिकल पे टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। तो सेकेंड पे कितना एक्ट होगा, तो सेकेंड वाले का मास, सेकेंड वाले का डिस्टेंस का स्क्वायर और अल्फा तो सभी का सेम है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड, थर्ड एंड nth पार्टिकल। सिमिलरली
टॉर्क एक्ट्स ऑन रिमेनिंग पार्टिकल इज, तो अगर सेकेंड वाले की बात करेंगे तो सेकेंड वाले पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड वाले पे कितना एक्ट होगा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। ऐसे करते करते nth वाले पे mn rn स्क्वायर अल्फा। बट हमारा एम है पूरे बॉडी पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है वह निकालना। तो बॉडी पे कितना टॉर्क एक्ट होगा वह कैसे निकालेंगे, सारे पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज गिवन बाय, क्या होगा, टाउ मान लेते हैं और ये किसके बराबर होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n। टाउ इक्वल्स टू, टाउ 1 कितना है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, सेकेंड टाउ कितना है m2 r2 स्क्वायर अल्फा, थर्ड वाले का रहेगा m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अब देखिए सभी में अल्फा सेम दिख रहा है, अल्फा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। अब ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू अल्फा समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर फ्रॉम i1 टू n। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, इसको हम लिख सकते हैं i, तो टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया, i इंटू अल्फा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अब देखिए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये आपको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। देखिए टॉर्क किसके एनालॉगस होता है, फोर्स के। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स टॉर्क के एनालॉगस है, तो इधर हम क्या करेंगे, मास को कन्वर्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और लीनियर एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन में। तो आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पता चल जाना चाहिए कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है और हमारा एम होना चाहिए टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा प्रूव करने का। अब देखिए इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, टॉर्क इक्वल्स टू आर अल्फा। अब सभी पार्टिकल का आर हमें पता होता है, अगर फर्स्ट पार्टिकल का आर देखेंगे तो r1 होगा, पर फोर्स सबका हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सबका मास पता है, फर्स्ट वाले का m1 है, सेकेंड वाले का m2 है। अब लीनियर एक्सीलरेशन सबका नहीं पता है, तो लीनियर एक्सीलरेशन को कन्वर्ट करेंगे r इंटू अल्फा में। अब देखिए हमें अल्फा पता है सभी पार्टिकल का, क्योंकि बॉडी जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट होगी उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन सभी पार्टिकल का होगा। और आर भी पता है, पहले पार्टिकल का r1 दूसरे का r2। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लीनियर एक्सेलरेशन से। पहले लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। और जब सारे पार्टिकल का टॉर्क निकल जाएगा उसको ऐड कर देंगे, फिर जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालिए और फिर वह जो बचेगा हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा टॉर्क के बारे में। फिर टॉर्क का एसआई यूनिट, और आपको टॉर्क का एसआई यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए, तो नोट करके लिख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो देखिए टॉर्क का एसआई यूनिट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इंटू एफ वाले से। तो देखिए R क्या है, डिस्टेंस है, इसको मीटर में गिनेंगे, फोर्स को न्यूटन में गिनेंगे। तो एक यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। या फिर आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा से। देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, और अल्फा का होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रेडियन को मेंशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई का केजी मीटर स्क्वायर अपॉन रेडियन का अल्फा का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेडियन को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आप ये दो में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो। इसके बाद डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा, केजी एक बार है मतलब मास एक बार, मीटर दो बार है मतलब एल दो बार, और डिवाइड में सेकेंड दो बार है मतलब टाइम -2 टाइम। ये हो गया उसका डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम का। तो हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब अपना टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल लीनियर मोमेंटम के जैसा होता है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज टू मास इनटू वेलोसिटी। उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में होता है। लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे, मास को लिख देंगे I, और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रहा फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का I ओमेगा। बस यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि मान लेंगे एक बॉडी है, वह गिवन एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है। फिर वह n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, जिसके मासेस m1 m2 m3 अप टू mn होंगे, और जो r1 r2 r3 अप टू rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कंसीडर अ रिजिड बॉडी is rotating about given axis with uniform angular velocity ओमेगा। अब इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है। अब इस पे पार्टिकल मान लेते हैं। ये होगा फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 r1 डिस्टेंस पे है। सेकेंड वाला मान लीजिए m2 r2 डिस्टेंस पे है। थर्ड m3 r3 डिस्टेंस पे, और फोर्थ रहेगा mn rn डिस्टेंस पे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n number of particles having masses m1 m2 dash 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 mn and situated at distances r1 r2 dash 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 rn respectively from axis of rotation। अब देखिए जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट होगी तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन बॉडी रोटेट्स all the particles of body performs uniform circular motion with constant angular velocity ओमेगा बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी v। अब देखिए सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा रहेगी, और लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी। फर्स्ट वाले की v1 होगी, सेकेंड वाले की v2, थर्ड वाले की v3,
और लास्ट वाले की वी एन। तो हम फर्स्ट वाले की निकाल लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज। तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी v1 जो होगी r1 ओमेगा। रिलेशन आपको पता होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा। इसलिए फर्स्ट वाले की लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई, r1 ओमेगा। अब हम फर्स्ट वाले का लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। तो हम फर्स्ट वाले का लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, तो वो हो जाएगा P1 जो होगा m1 v1, m1 v1 की वैल्यू कितनी है, r1 ओमेगा। अब लीनियर मोमेंटम निकल गया तो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r इंटू लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 और वो होगा R1 इंटू P1। अब P1 हमने कैलकुलेट किया है, कितना है P1, M1 R1 ओमेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे M1 R1 ओमेगा। तो L1 कितना होगा, M1 R1 इंटू R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर और ओमेगा। अब देखिए फर्स्ट वाले का एंगुलर मोमेंटम कितना आया है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो सेकेंड वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी को देख के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स आर, तो क्या होगा, सेकेंड वाले का होगा L2 जो होगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड वाले का L3 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करते करते लास्ट वाले का MN RN स्क्वायर ओमेगा। अब हमें रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को ऐड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज, तो क्या होगा, L इक्वल्स टू सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का एडिशन। फर्स्ट वाले का एंगुलर मोमेंटम कितना है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड वाले का है M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। थर्ड वाले का है M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। और लास्ट वाले का है MN RN स्क्वायर ओमेगा। तो सभी में देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। ओमेगा बाहर आया तो अंदर क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर। अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MI RI स्क्वायर I1 to N। तो L क्या होगा, ओमेगा इंटू आई, और इसको हम लिख सकते हैं I ओमेगा। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखिए इसका SI यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। SI यूनिट, देखिए SI यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे रेडियन को नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डायमेंशंस क्या होंगे, kg यानी m1 मीटर स्क्वायर मतलब L2, और डिवाइड में सेकेंड है मतलब t-1। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट होना।
तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वह है I इंटू ओमेगा। अब इसे कांस्टेंट रखना है तो कैसे रख सकते हैं, देखिए एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया बॉडी के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वह चेंज नहीं होता है। तो ये तो कांस्टेंट रहता है। पर एंगुलर जो वेलोसिटी है यह डिपेंड करती है टॉर्क पे। अगर हम बॉडी पे टॉर्क लगा दिए तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होने का मतलब क्या होता है, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होना। तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकती है अगर हमने बॉडी पे टॉर्क लगाया। तो टॉर्क लगाएंगे, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। अब L एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए L भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें L को कांस्टेंट रखना है तो ओमेगा को कांस्टेंट रखना होगा, और ओमेगा कांस्टेंट कब रह सकता है, जब उस पे टॉर्क ना लगे। तो लॉ क्या बोलता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है तो बॉडी पे टॉर्क हमें अप्लाई नहीं करना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखिए इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी is 0, then its angular momentum remains constant। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। अब इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के लिए हम यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन को। देखिए कैसे, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन बताया है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस पी। अब देखिए हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज करते हैं। देखिए आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट कब रहता है, जब उस फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dl बाय dt, और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस p। अब देखिए डेरिवेटिव का आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि एक बार एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डेरिवेटिव लगाना है, और सेकेंड टाइम दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखना है और फर्स्ट वाले फंक्शन को डेरिवेटिव लगाना है। तो देखिए बट एक चीज याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड वाले को डेरिवेटिव लगाते हैं, प्लस अब फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव लगाएंगे और सेकेंड वाले को एज इट इज रखते हैं। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, आर और पी अपने अपने जगह पे होना चाहिए। अब देखिए dp बाई dt, इसको कैसे रीड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये। तो देखिए हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स प्लस dr बाई dt। ठीक है, तो dr बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्रॉस p। अब देखिए r क्रॉस f, ये हो गया टॉर्क, प्लस वेलोसिटी क्रॉस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी।
लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। अब मास कांस्टेंट है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं आया, लीनियर वेलोसिटी पे वेक्टर साइन आया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टॉर्क प्लस मास अलग ले लिए तो यहाँ बचेगा वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी। एक चीज याद रखना, अगर दो सेम वेक्टर हैं और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, इसी प्रकार V क्रॉस V क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क प्लस M इंटू 0। अब ये तो हो गया 0, तो यहाँ क्या बचा टॉर्क। तो dl बाय dt किसके बराबर हो गया, टॉर्क के बराबर। बट टॉर्क यहाँ पे कैसा है, 0 है। सिंस टॉर्क इक्वल्स टू 0 देयरफॉर dl बाय dt भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका बताता हूं इसका। हम एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा वाले फॉर्मूले से इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हमें पता है वी नो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय क्या होता है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव लगाते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होगा, डी एल बाई डी टी, और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ आई ओमेगा। अब देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता। एक बार अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो गया तो आई कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लगेगा ओमेगा को। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, और आई इंटू अल्फा हमने पिछले टॉपिक में देखा था। क्या देखा था, आई इंटू अल्फा टॉर्क के बराबर होता है। तो dl बाई dt हमने क्या प्रूव किया, टॉर्क। बट टॉर्क क्या है, 0 है। बट टॉर्क इक्वल्स टू 0, देयरफॉर dl बाई dt भी क्या होगा 0। और ये क्या इंप्लाइज करेगा, dl बाई dt 0 मतलब l कैसा है, कांस्टेंट। ये हो गया प्रूफ। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए उसका एग्जांपल समझने से पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने पढ़ा है, देखिए आई एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2 पाई इंटू आई। एल और 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो n क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, वह क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे कर दिया और रोटेट हो रहा हूँ अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, मान लीजिए मेरे पूरे सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, और उस एक्सिस के अबाउट मैं ऐसे रोटेट हो रहा हूँ। जब मैं अपने हाथ को आउट स्ट्रेच्ड करूँगा तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाएंगे। इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब मैं अपने आर्म्स को फोल्ड कर दूंगा, इस प्रकार से कर दूंगा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत क्लोज में आ गए, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज किस प्रकार कर सकते हैं,
अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब आप 1 मिनट में बहुत रोटेशन परफॉर्म कर पाओगे, और फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब 1 मिनट में आप बहुत कम रोटेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके बुक में, एक है बैले डांसर का और सेकेंड है डाइविंग इन स्विमिंग पूल। अब बैले डांसर क्या होता है, जब शो होते हैं तो बैले डांसर क्या करते हैं, इस प्रकार से अपना मोशन करते हैं, इस प्रकार से डांस परफॉर्म करते हैं। तो देखिए अगर उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है तो वह क्या करेंगे, अपने आर्म्स को आउट स्ट्रेच कर देंगे, इससे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और मान लीजिए अगर उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने आर्म्स को ऐसे पास में ला लेंगे, फोल्ड कर देंगे, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसी प्रकार डाइविंग का है। तो देखिए कंपटीशन के समय क्या होता है, जब जंप लगाते हैं तो जंप लगाते वक्त डाइवर क्या करते हैं, अपने बॉडी को इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। अब इस प्रकार से फोल्ड करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और वह नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा लगाएंगे, जो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। फिर जैसे वो एंट्री मारते हैं वाटर में तो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे उनकी जो डाइविंग है बहुत स्मूथ हो जाती है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, मैं ये लिख के नहीं देता, बुक का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।